समास आ गया, हमारे वाद विवाद अपवाद सारे हो गए, जो भी हम हो सकता था। अब हम समास में घुसेंगे, तो हर समास में घुसने पर हमें ये दिमाग में रहेगा कि आखिर हमें क्या दिमाग में रखना है। हम अव्ययी भाव पढ़ेंगे तो क्या खाली उपसर्ग पढ़ेंगे? नहीं सर, इसके साथ हमें संख्या वगैरह सब पढ़नी पड़ेगी। ये ऑलरेडी दिमाग में हमारे पहले ही चल रहा है, क्योंकि हम ये पहले सीख चुके हैं। तो अब आपसे पूछे कि अव्ययी भाव, सबसे मेन चीज इसमें शब्द क्या है? अव्यय क्या है? तो सर समास का नाम अव्ययी भाव है, लेकिन समास बनता कैसे है? इसकी परिभाषा अगर पूछी जाए तो परिभाषा बन क्या रही है, बताइए बताइए। इसकी परिभाषा क्या बनेगी अव्ययी भाव की? हाँ बोलो, बोल सकते हो, कोई व्यक्ति बोल सकता है, एनीबडी। ना ना, उपसर्ग अव्यय को मिलाएंगे नहीं। बात सही, तुम्हारा मिलाना तो है, लेकिन ऐसे नहीं मिलाएंगे। हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि उपसर्ग प्रत्यय पहले मिलाएं बाद में मिलाएं, ये भी क्लियर करना पड़ेगा। बताया आपने सही है, लगभग 90% पे आप जीत गए, लेकिन 10% में इंसान पीछे भी जोड़ सकता है ना। तो हमें क्या करना है? यदि किसी शब्द का पूर्व पद का मतलब, भाई ये तो समझ ही गया, कोई पदों के आधार पर बता ही दिया है। पहला पद क्या हो? उपसर्ग या अव्यय हो, दोनों में से कुछ एक होगा। अव्यय हो तो वहां क्या होता है? तो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। सही है बात? है डेफिनेशन सही है क्या पूरी? डेफिनेशन सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है, क्योंकि अगर पूरी सही होती तो फिर ये संख्या का रोल तो इसमें परिभाषा में दिख नहीं रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, संज्ञा का रिपीट दिख रहा है। अब सबसे मेन चीज ये है कि अव्ययी भाव के 5 पॉइंट बनते हैं। कितने पॉइंट बनते हैं? 5 पॉइंट बनते हैं। हमें 5 शब्दों फोकस करना है। ऑलरेडी विवाद पढ़ चुके हैं, तो पहले तो आप सीधी सीधी बात करो। यदि मैं आपसे यहाँ कहूँ, दूसरी बात क्या होती है, ये तो आपको पता लग गया कि उपसर्ग या अव्यय से बनता है। तो कोई पूछे कि इसका विग्रह कैसे होगा? विग्रह कैसे होगा भाई? तो आप कहोगे सर हमने क्या पढ़ा था? उपसर्ग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो उपसर्ग का अर्थ भी पढ़ा था हमने। अर्थ ही विग्रह करता है, विग्रह करता है। अब आप बताइए, यदि आपको उपसर्ग ही नहीं पता है तो पहली बात तो समास पहचान नहीं पाओगे, और अगर उपसर्ग पता भी लग गया तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विग्रह करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें अर्थ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अर्थ पता होना चाहिए। जैसे यदि मैं आपके सामने उपसर्ग रखूंगा तो आ का मतलब क्या है, बताइए। आपके सामने मैं रखूं यथा, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ अगर नहीं पता तो विग्रह तो होगा ही नहीं है। यदि उप का मतलब नहीं पता है आपको, जबकि मैंने उपसर्ग में सबके मतलब लिखवाए हैं। निर का मतलब क्या होगा? मैंने सबका लिखवाया है। नहीं लिखवाया? लिखवाया नहीं लिखवाया? गलती किसकी है? आपकी है। लेकिन आपके ये सिर्फ 2 शब्द बोलने से गलती हमारी है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? थोड़ा सीरियस हो जाओ, बहुत वैकेंसी है इधर। और ये समझ लो कि ये ऐसे टाइम पे वैकेंसी दी गई है कि एक एक घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आलस करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने तो कोचिंग खोली इसीलिए रखा है। आते रहो, सालों साल हम पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपको सिलेक्शन भी तो लेना है। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि तुम ही पढ़ते रहो हर समय शकल तुम्हें, और भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको भी मौका देंगे। आप तो जॉब लो, लेकिन इन हालतों से कैसे जॉब ले पाओगे? कोई कह रहा है सर आलस की वजह से काम ही पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई कह रहा है सर पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी वो जो ज्वालामुखी है आपके अंदर फट नहीं रहे हैं, वो निष्क्रिय हो गया, सक्रिय है ही नहीं। समझ रहे हो? तो यहां पर आ का मतलब क्या होता है? तक या, सही है। यथा का मतलब बताओ। हाँ, के अनुसार। और क्या होता है? जैसा। ठीक है, डेड डेड डैश हो, ये होता है। उप का मतलब
समीप या निकट, भाई कई अर्थ हो सकते हैं। और निर का मतलब बिना। अब आपके सामने जब ये उपसर्ग हैं तभी तो आप तोड़ पाओगे, नहीं तो विग्रह कैसे करोगे। लो देखो, शब्द आपका है आजीवन, यथासंभव, उपगंगा, निर्जल, ये सब उपसर्ग लगे हुए हैं। सारे में कौन सा है, अव्यय भाव है। अब आप इसको जब तक आपको इसका अर्थ नहीं पता होगा विग्रह कर ही नहीं पाओगे भाई, समझ रहे हो। अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। अब उपसर्ग का विग्रह, देखो अव्यय भाव का विग्रह करने का मतलब यह है कि आपको उसका क्या पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। मैंने जब उपसर्ग याद कराए थे तो एक एक उपसर्ग के अर्थ पे बात की गई थी और उसी अर्थ के अकॉर्डिंग ही मैंने उसके शब्द बनवाए थे। तो मैंने कहा शब्द बनाओ या मत बनाओ, लेकिन अर्थ पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप तोड़ोगे तो देखो क्या है, शब्द क्या है, जीवन, क्या है, तो क्या हो जाएगा, लो भाई विग्रह हो गया। क्या हो गया, विग्रह। यथासंभव, जैसा संभव हो, जैसा संभव हो, इसलिए मैंने डैश लगा दिया था। उपगंगा, गंगा के समीप या निकट। निर्जल, बिना जल के या जल के बिना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये है विग्रह। क्या है, अब इसका विग्रह तभी कर पाओगे जब आप एक बार फिर से घर जाओ और वो उपसर्ग की सीट निकालो और वो उपसर्ग के अर्थ पढ़ो। यदि पढ़ते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ते हो तो कोर्स तो आगे बढ़ ही रहा है। हम तो अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बखूबी निपटा रहे हैं। सिलेक्शन होना ना होना बेटा हमारे हाथ में नहीं है, आपकी मेहनत पे है। अगर 100 लोगों को पढ़ा रहे हैं, 100 में से 10 लोग लग रहे हैं, तो वो 10 लोग क्यों लग रहे हैं, क्या उनके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज होंगी, ये आप भी समझ सकते हो। और उस 10 में आपका भी नाम आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब आपसे पूछा जाए कि अव्यय भाव की कंडीशंस कितनी है, शर्तें कितनी हैं, कितनी शर्तें हैं। अव्यय भाव समास की शर्त या कंडीशन, शर्तें। अब कोई पूछे कि भैया इसकी शर्तें क्या होती हैं, इसकी पहचान क्या होती है, तो आपने पहला पॉइंट इसका क्या पढ़ा था भाई, पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद उपसर्ग हो, और दूसरा पद भी तो कुछ होगा, विशेष होगा भाई। क्या खाली उपसर्ग से शब्द बन जाएगा पूरा। दूसरा पद, मैंने आपसे क्या कहा, समास का मतलब होता है दो पदों का मेल, दो पदों का। और पद क्या होते हैं, शब्द ही कहलाते हैं। चिड़िया मार शब्द देखने में एक लग रहा है, लेकिन एक नहीं है, इसमें ऑटोमेटिकली दो लोग हैं, एक तो चिड़िया है, एक मारने वाला है। समझ रहे हो। प्रेम मग्न, इसमें भी दो शब्द हैं, एक तरफ प्रेम है और एक में मगन व्यक्ति है। तो अपने आप चीजें नहीं होती हैं, हमेशा एक शब्द जो समास का होता है उसमें दो शब्द छुपे होते हैं। कितने छुपे होते हैं। और इसीलिए हम पदों के आधार पर देखते हैं, पूर्व पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पदा प्रधान। पदों के आधार पर समास के 4 ही भेद होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है बताइए। पूर्व पद अव्यय प्लस विशेष, दो कंडीशंस हो गई। अब इसके शब्द भी लिखवाऊंगा सारे इकट्ठा। तीसरी कि सर अव्यय अलग होता है, उपसर्ग अलग होता है, बताइए। क्या उपसर्ग अलग होता है, अव्यय अलग होता है। एक ही कैसे बात हो सकती है भाई। अव्यय का मतलब होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। पहले एक बार समझ लो कि जो आपका अव्यय होता है वो होता क्या है भाई। ये जो आपका अव्यय है इसका मतलब भी तो समझो। अव्यय कह लो इसको या क्या कह लो, अविकारी। क्या कह लो, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, एक ही बात है, ठीक है। इसके अंदर कितने टॉपिक होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण। दूसरा क्या होता है, क्रिया विशेषण पहला हो गया। दूसरा हो गया संबंध बोधक। संबंध बोधक मतलब प्रीपोजिशन,
संबंध बोधक, तीसरा क्या हो गया, समुच्चय बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। ये तो पढ़े होंगे आपने, विकारी अविकारी शब्द। अब इसके बाद यही टॉपिक आने वाला है, समाज के बाद दूसरा ग्रुप स्टार्ट होगा, सिर्फ विकारी और विकारी पढ़ेंगे हम उसमें, सिलेबस देख लेना। 5 में एक पॉइंट और आ जाता है निपात। क्या आ जाता है, निपात। तो ये आपके कौन से शब्द हैं, ये भैया विकारी हैं। ये क्या हैं, अविकारी हैं। ये एक ही बात है, क्या विकारी भी होते हैं भैया, विकारी भी होंगे। विकारी को शॉर्ट में व्यय कह देते हैं, क्या कह देते हैं, व्यय शब्द। इसको अविकारी को अव्यय कहते हैं। इसके भी 4 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या होता है, 4 टॉपिक होते हैं। तो ध्यान रखना जब हम पढ़ें विकारी अविकारी, तो ये अब अगला टॉपिक जो हमारा अगला ग्रुप, देखो ये ग्रुप का आखिरी टॉपिक चल रहा है, और मैंने कहा सबसे खतरनाक और सबसे अपवादित ग्रुप है ये, और सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। यदि इस ग्रुप को आपने अच्छा कर लिया तो हिंदी की 90% व्याकरण पे आपने पकड़ बना ली, 90% पे। लेकिन अच्छी का मतलब समझ रहे हो, ये नहीं कि सर बस हाँ हो गया हमारे समझ में आ गया। समझ में आने से मतलब नहीं है, यदि कोई आपसे पूछे तो बता भी पाओ। समझने से क्या मतलब, सर समझ तो लिया हमने, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके लगा ही देंगे हम, लेकिन बता नहीं पाएंगे हम सर। तो जब तक बता ही नहीं पाओगे तब तक लगा भी नहीं पाओगे पेपर में। देखना वहाँ प्रेशर इतना तगड़ा होता है कि प्रेशर कुकर बनकर इंसान वहाँ फट जाता है पेपर में, तुरंत क्वेश्चन सारे गलत। इतनी बात क्लियर हुई। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, विकारी विकारी में दिक्कत तो नहीं। तो अब यहाँ पर जो क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक निपात ये यूज हो रहे हैं, है यथाशक्ति। तो यथा अव्यय था, क्या था, तो अव्यय का मतलब कौन सा टॉपिक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। यथा का मतलब क्या होता है, जैसा, और जैसा शब्द कहाँ आता है, क्रिया विशेषण में। तो क्रिया विशेषण का रूप है वो, उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग अलग चीज होती है और वे अलग चीज होती है। लेकिन अव्यय भी छोटा पॉइंट होता है और उपसर्ग भी छोटा पॉइंट होता है, इसलिए इन दोनों को रखा। आप डेफिनेशन क्या है, पूर्व पद उपसर्ग अव्यय हो लेकिन नाम क्या है, अव्यय भाव। जबकि होना क्या चाहिए, अव्यय प्लस उपसर्ग भाव, लेकिन ऐसा नहीं रखेंगे। समझ रहा है। तो इसी तरीके से चीज, नाम कुछ है उसमें चीजें कुछ हो रही हैं, भाई नाम कुछ है। ये तो वही बात है, ऊपर से बड़ी 100 पीस है, अंदर ऊपर से लोग पन्नी उन्नी लगा के लाते हैं ना गिफ्ट, ऐसा लगता है बहुत खूबसूरत हो, वो अंदर से निकल के आ रहा कुछ और खाली। समझ रहे हो, ये वो चीज है। फिर क्या है इसमें, क्या है, पहला पद क्या होगा, विशेष, और फिर क्या होगा, अव्यय हो जाएगा। तो 3 कंडीशन में 3 शब्द हो गए, पूर्व पद उपसर्ग, दूसरा विशेष है, पूर्व पद अव्यय विशेष, और तीसरे में पहले ही अव्यय रख दिया इन्होंने। क्या रख दिया, हाँ विशेष रख दिया। फिर ये चौथा क्या होता है इसका पॉइंट, तो आप कहोगे जो संज्ञा होती, संज्ञा को दोहराना, यहां पर दोहराना आ जाता है, रिपीट आ जाता है। लातो लात, रातो रात, हाथों हाथ, ये सब किस में आएंगे, अव्यय भाव में आएंगे। संज्ञा का रिपीट हो रहा है। 5वां पॉइंट क्या आ जाता है इसमें, पूर्व पद संख्या और प्लस दूसरा पद नदी या ऋषि या मुनि का नाम। अब आप समझ में आ गया होगा आपके कि हमें लगभग 5 कंडीशन फॉलो करना है। तो डेफिनेशन तो खैर बच्चों को बताने के लिए सही रहती है, लेकिन आपको 5 कंडीशन में आपका अव्यय भाव समास क्लियर हो रहा है। ये 5 कंडीशन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जब भी अव्यय भाव को देखो किस नजर से देखोगे, बताओ, 5 नजर से देखोगे, 5 नजर से। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे इनके एक एक एग्जाम्पल बताओ, बता सकते हो। अब तो समझ ही लिया होगा कि सर इसका एक एक एग्जाम्पल 5 पर आधारित, फिर शब्द इकट्ठा बता देंगे आपको। पूर्व पद अगर उपसर्ग होगा तो वो क्या हो सकता है, प्रतिदिन। भाई प्रति उपसर्ग ये क्या है, अब अगर मैं दे दूं यथा, अब शक्ति क्या है, विशेष, यथा क्या है, उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग में मैंने यथा नहीं लिखवाया, देख लेना 70 उपसर्ग लिखवाए मैंने, कहीं पर यथा नहीं होगा।
विशेष पहला पद होगा, फिर आपका अव्यय होगा। क्या है? जीवन पर्यंत। तो जीवन क्या है? विशेष। पर्यंत क्या है? अव्यय। समझो, जीवन भर। फिर क्या है? तो लात कर दो ना, लातो लात मारा, बातो बात मारा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पंचगंगा। तो हटा दे इसको, ले आओ दूसरा लिखते हैं कुछ। दोई यमन। ठीक है, दो यमन है, दो यमुना, दो यमुनाओं का समाहार। समझ रहे हैं? तो अब एक चीज दिमाग में समझ में आई तुम्हारे, कुछ पॉइंट समझ में आए कि अव्ययीभाव समास क्या है। तो आपसे कोई पूछे तो पहली कंडीशन क्या बताना है, डेफिनेशन क्या बतानी है? सर, पूर्व पद उपसर्ग अव्यय हो, क्या होगा? अव्ययीभाव होगा। क्या होगा? वेरी गुड। अब उपसर्ग और अव्यय का हमें अर्थ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उस अर्थ की क्या जरूरत है हमें? क्योंकि भाई विग्रह कैसे करेंगे? विदाउट अर्थ क्या आप विग्रह कर सकते हो? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब हमें अर्थ पढ़ना चाहिए। अब उपसर्ग होते क्या है, क्या वो रिपीट हमें हैं? भाई वो चीजें याद है उपसर्ग क्या है, जिसमें मैंने कहा संस्कृत के 22 उपसर्ग आपको याद होना चाहिए, और शायद मुझे पता है वो आपको याद होंगे। ये वाले मैंने बोले थे कि जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, भाई अव्यय भाव चल रहा है। संस्कृत के 22 उपसर्ग, इससे आपको सारे की सारे आपको मिल जाएंगे अव्यय भाव में। क्या याद है? कॉपी बंद करो। जब आप लोग कॉपी और मोबाइल खोलकर आप उससे बताते हो तो भाई बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि इतनी मेहनत से पढ़ाने के बावजूद भी अगर आपको कॉपी खोल के देखना पड़ रहा है तो भाई इसका मतलब फिर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो शुरुआत है। और हिंदी या कोई भी विषय अपने आप में कुछ छोटा नहीं है, बड़ा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ आपको याद कराए थे कि यदि हम छोटे आ की आकृति से देखें तो हमें 7 मिले थे, और छोटा ऊ की आकृति देखें 3 मिले थे। दा की आकृति से देखें कितने मिले थे? 2 मिले थे। और उसकी रा की आकृति देखें तो कितने मिले थे? पा की आकृति, ना की आकृति से 3, पा की आकृति से 4, सा की आकृति से 2, और बाकी आकृति से 1। मैंने कहा कि ये उपसर्ग हमें पता ही होना चाहिए। भाई अव्यय भाव समास पढ़ रहे हैं हम, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। क्या फायदा उल्टा सीधा सभी समास एकदम निपटा दो। हम पहला समास पढ़ना है। अदो 2 दिन आपके अपवाद चले थे, वो जानना आपको बहुत जरूरी थे कि भाई हम कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ेंगे फुल लॉजिक से, फुल कंटेंट के साथ, कि कभी भी ऐसा कोई शब्द टकरा गया तो हमारे सामने उसका आंसर होना चाहिए। मतलब हमारे पास वो लॉजिक होने चाहिए कि यदि ऐसे शब्द आ रहे हैं तो हमने पूरी हिंदी पढ़ रखी है, उसके बावजूद भी हम बता नहीं पा रहे हैं, ये तो बहुत शर्म की बात है भाई। बताइए कौन कौन से उपसर्ग होंगे आपके? तो आप कहोगे सर छोटी वाले 3 हैं, अति है, अधि है और अभी है। ये तीनों ई होता है। फिर फिर छोटा ऊ वाला आ गया अनु, फिर आओ, फिर आप, और फिर आ। तो ये तो हमें रटा दिए थे, ट्रिक से रटा दिए थे कि ये उपसर्ग आपको पता होना चाहिए विद अर्थ, विद मीनिंग, पूरा मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। अब ऊ से क्या था भाई? उत था। क्या था? और उपो था और उद था। ये 3 थे केवल, बिल्कुल ओरली याद करा दिए थे। उसके बाद इसका क्या था? दुर दोष। भाई देखो ऐसा तो नहीं हमें याद है तो अपने आप याद थोड़ा होंगे, हमने भी तो प्रैक्टिस की होगी। आज ये हम बिना देखे लिख रहे हैं, इसका मतलब हमने भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी भाई, तभी तो मैं पढ़ा पा रहा है, अच्छे समझा पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस तो आपको भी करना पड़ेगी। आपको क्या लगता है सिलेक्शन आपको पहले लेना है? भाई हम तो पढ़ा रहे हैं, हमें इतना थोड़ी पुलिस का फॉर्म भरा या उसका भरा है। तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो तुम्हें तो, हम तो अपना विषय जो पढ़ा रहे हैं आपको उससे भी ज्यादा इसको याद रखना है। क्या है इसका? निर, निस, नी। फिर क्या है? फिर प्रति और परिपरा। और इसका क्या है? समसु। और इसका क्या है? वी। ये आपके जो 22 उपसर्ग है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जबकि हिंदी के भी 13 याद होने चाहिए, संस्कृत भी ऐसे याद तो सब होने चाहिए, लेकिन 22 तो मैंने रटाए थे। अच्छा इसका है क्या? इसमें हमें इसका अर्थ ही तो पता होना चाहिए। ये क्या पता होना चाहिए? अर्थ पता होना चाहिए। तो अगर मैंने आपसे एक शब्द रख दिया दुर्जन,
तो दुर का मतलब क्या है? बुरा। तो आप कहोगे सर जी इसका हम विग्रह करें तो क्या होगा? बुरा जन या बुरा इंसान, ठीक है, या बुरा व्यक्ति, या बुरा व्यक्ति या बुरा जन। तो ये जो हमने निकाला ये क्या निकाला? ये अर्थ निकाला। और अर्थ से क्या मतलब होता है कि हमें जो शब्द दिया उसका वास्तविक अर्थ क्या है। जैसे चिड़ी मार का अर्थ है क्या? चिड़ियों को मारने वाला, सीधी बात है। रेखांकित का मतलब क्या है? जो चीज रेखा से अंकित हो। गौशाला का मतलब क्या है? गायों के लिए शाला। भूत बलि क्या है? भूत के लिए बलि देना। पशु बलि क्या है? पशु की ही बलि दे देना। तो उस शब्द को हमें तोड़कर उसका एक सेंस बताना होता है सामने वाले को, उसको विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, विग्रह हमें ही पता होना चाहिए। हमें उस शब्द का कम से कम मतलब तो पता होना चाहिए कि उसका मतलब है क्या। भाई जब शब्द कंप्लीट होता है तो शायद आपको पूरा ना पता हो। जैसे एक शब्द है जीवन पर्यंत, क्या मतलब होता है बताओ? जीवन पर्यंत बताओ। जीवन भर, इसका मतलब मैं आपको कहूं कि जो हमारी अधिगम है, जो शिक्षा है भाई, वो हमें जीवन पर्यंत हमारी चलती रहती है, नहीं चलती है। अब शिक्षा का मतलब क्या है? हिंदी पढ़ लो, इसको शिक्षा कहते हैं। बताओ, सीख इसे कहते हैं। अरे सीख तो आपको 60 साल पे ही मिल सकती है, जब आप रिटायर हो जाओ और आपकी जॉब आना बंद हो जाए, पेंशन मिलना नहीं है, सारा पैसा आपके औलादों ने ले लिया, और 65 साल में जो आपके बेटे की बहू है उसने अपना अकाल रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। और कहाँ भेज दिया आपको? नहीं, कहाँ भेज देते हैं बुजुर्गों को? वृद्धाश्रम भेज दिया। बताइए उन्होंने कितने साल आपके लिए किया। लेकिन वहां पर कुछ लोग कहते थे इन बच्चों को इतना मत दो, अपनी भी संपत्ति अपने पास भी रखो बेटा, जरूरत पड़ सकती यदि आपके ना। उन्होंने क्या करा? नहीं, ये सब हमारे बेटे हैं, हमारा देखेंगे। और बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, एंड टाइम पर धोखा देते हैं। अरे कौन देखेगा इनकी बीमारी उमारी, फेंक दो इनको कहीं पर। और आज वृद्धाश्रम इसलिए तो भरे पड़े हैं। तो यही चीज़ है। तो आज के दौर में क्या होता है, इंसान हर कहीं ना कहीं सीखता है। कई बार ऐसा होता है, दोस्त होते हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए किए हुए होते हैं, समझ रहे हो, और दोस्त बहुत टॉप पास हो जाए और उस दोस्त की हर जगह वैल्यू होने लगे, तो जो पड़ोसी मित्र होता है जो आपके रोज साथ रहता है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या आ गई? ईर्ष्या आ गई। और फिर वो आपको ऐसे टाइम पे धोखा देगा तो आपका वो मैंने तो इसके लिए सब कुछ किया। तो ये भी क्या सीख है? तो ऐसी चीज़ें कब तक चलती हैं? जीवन पर्यंत आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती है। जैसे आप कहो कि हम सर्वगुण संपन्न हो गए, सर हमें सब समझ आ गई है कि दुनिया में समाज में क्या चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास समय है और किस किस समय आपके साथ कौन कौन सी घटना घटेगी ये आपको नहीं पता है। इसलिए अधिगम शिक्षण कैसा होता है? होता ही रहता है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ सीखते रहो। अब इनके अर्थ हैं, इनके सबके अर्थ हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने एक शब्द दे दिया, मैंने कहा अच्छा बताओ, अनु गमन, ऐसे शब्द दे दिया। तो गमन का मतलब गमन करना होता है, और अनु का मतलब क्या होता है? समान या पीछे। तो क्या हो गया है? तो गमन के समान चलना है आपको, ठीक है। एक शब्द आपका है अनुकरण। क्या है? क्या होगा? करण का मतलब क्या होता है? बोलना। अनु का मतलब पीछे। यदि मैं आपसे 4 शब्द बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? अनुकरण कर रहे हो ना। मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ डिट्टो आप वही बोल दे रहे हो, क्या है? अनुकरण। इसका मतलब मेरे पीछे पीछे बोल रहे हो, रिपीट कर रहे हो। एक शब्द आपका अनुसार। क्या है? तो अब अनुसार का मतलब क्या होता है? समान चलना। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया अगर मैं आपको 10 चीजें पढ़ा रहा हूं तो 10 चीजें आप याद भी करके लाओ। मेरे समान चलो, मेरे पीछे मत चलो, मेरे समान चलो भाई, मेरे बगल में चलो। जितना मैं करा रहा हूं उतना ही करो। अब ये थोड़ा नहीं कि पीछे चल रहा है तो भाई इतने पीछे चल रहा है कि भाई मिल ही नहीं पा रहा नंबर। तैयारी करो बेटा, आलस छोड़ो, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई है? यहाँ कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत तो नहीं है? तो अब हमें ऐसे शब्द देखना है जो बहुत ज़्यादा किससे बनते हैं? उपसर्ग से बनते हैं। ऐसे शब्द देखना है जो हमें किससे बनते हैं? विशेषण से बनते हैं। ऐसे शब्द देखना है हमें किससे बनते हैं? और ऐसे देखना है और ऐसे देखना है। तो कम से कम थोड़े थोड़े शब्द इसके ले रहे हैं, ठीक है? ले लिखो, थोड़े शब्द लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं। नहीं आप मत लिखो, मैं ही लिख दे रहा हूँ। पूर्व पद उपसर्ग, मतलब खाली शब्द देखना है इसमें। आपको क्या देखना है? बस शब्द देखना है, ठीक है। तो जैसे क्या शब्द हो सकता है?
अतिरिक्त हो सकता है नहीं हो सकता है? निर्विवाद हो सकता है, निर्विवाद। अच्छा, इनके अर्थ भी बताते जाओ आप। हाँ, प्रोन्नत हो सकता है, प्रोन्नत हो सकता है, बताइए। हो सकता है प्रोन्नत। अनुकरण हो सकता है। क्या ये सब उपसर्ग चल रहा है, नहीं चल रहा है? क्या आप यहाँ प्रतिहिंसा हो सकता है? भाई प्रतिहिंसा भी हो सकता है। दरअसल हो सकता है, दरअसल। क्या मैंने लिखवाया, नहीं लिखवाया? दरअसल दर कहाँ है? अरबी फारसी का होता है असल में। क्या विदेश हो सकता है? अरे हो सकता है, देश मतलब अपना विदेश उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। क्या अत्यधिक हो सकता है? हो सकता है सर, क्योंकि अति उपसर्ग है इसमें। क्या है? अति उपसर्ग है। क्या विषाद हो सकता है? हो सकता है। इतने ही शब्द सही है या और दें? बहुत हैं पहले पॉइंट में, मतलब आपको समझना है, ये पीडीएफ में पहुंचेंगे आपके पास। दूसरा देखो, दूसरा आपका है पहला पद अव्यय। पहला या पूर्व पद, इसके थोड़े शब्द देखना है बस, बाकी विग्रह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बेटा इसका विग्रह तो अर्थ है बस। क्या है विग्रह? इसका अर्थ है, जैसे कि यथा शक्ति, कई बार सुना भी होगा आपने ये, ठीक है? हर रोज, सुना नहीं सुना है? रोज आपका वो है विशेषण। फिर चिरायु, चिर है इसमें। फिर आपका है यथा संभव, तोड़वा भी दिया है ये। फिर है आपका बहुभाषा, बहुभाषा। फिर आपका है साकुशल, तो ये कुशल सहित होगा, ठीक है? ये उपसर्ग नहीं है, ये अव्यय है। क्या है ये? अव्यय है। तीसरा देखो, दूसरा पद अव्यय, दूसरा पद अव्यय। क्या होगा इसमें? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती सुनिए संख्या। क्यों भाई? मैथ पढ़ोगे तो पूर्ववर्ती पढ़ी हुई। पूर्ववर्ती अववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता? पहले की संख्या। जीवन पर्यंत सुना है? अभी तो सुनाया था। फिर आपका है लावार्थ, सुना है शब्द? अरे सुना होगा। सेवार्थ सुने होंगे शब्द, ये सब सुने होंगे। मरणोपरांत पढ़ा है? कौन सा पुरस्कार मिलता है? मरना पड़ेगा उसके लिए, पुरस्कार लेने के लिए। जीवन भर, अभी सारी चीज समझा रहे हैं, ठीक है? किसका रिपीट होना? संज्ञा का दोहराना। हिंदी में लिख दें या रिपीट कर दें? रिपीट कर दें। लिखो, दिनों दिन, दिनों दिन। कई बार बीच में योजक चिन्ह नहीं होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रातों रात में होगा, ठीक है? कानो कान सुनी बात, कानो कान। घर घर, घर घर शब्द सुना है, ठीक है? एक एक, और थोड़े शब्द अलग टाइप के होते हैं। टाल मटोल, मतलब दोनों चीजें हैं लेकिन एक ही बात है, दोनों का अर्थ सेम है। हाँ, टाल मटोल कर देते हैं लोग, एक ही बात है। हाँ, रिपीट है। भाई टालने का मतलब भी होता है, मटोलने का मतलब भी होता है। क्या होगा अब? नदी का नाम होगा, इसका नाम होगा? हाँ, नदी मुनि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और बहुत कम शब्द हैं इसके। बस यही शब्द अपवाद कर देते हैं, पंचगंगा या पंचगंगा, ठीक है? दो ही मुनि, ये कुछ ही शब्द हैं बस, जो हमारा क्या है, पूरा अव्ययभाव समास। अब जरा शुरू में आ जाओ।
यहां से ही तो है भाई। इन्होंने क्या कहा, पूर्व पद क्या होगा आपका, उपसर्ग होगा। अच्छा, हर उपसर्ग का अपना अर्थ है, बस वही अर्थ लगा देना है, वो विग्रह हो जाएगा। तो इसलिए अव्ययी भाव समास मैं मानता हूं विग्रह के मामले में सबसे सरल होता है। लेकिन सरल कब होता है, जब उपसर्ग के अर्थ याद हो। और सबसे जटिल कौन सा होता है, अव्ययी भाव होता है, क्योंकि अर्थ ही याद नहीं है। तो भाई जटिल है नहीं है, भाई अर्थ ही याद नहीं है। तो देखो यहाँ पर अतिरिक्त है। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, हाँ तो आप कह सकते हो अतिरिक्त का मतलब होता है जो वस्तुएं हैं उससे अधिक चीजें होना। भाई आपके पास अतिरिक्त चीजें हैं, आपका मेरे पास बहुत सामान अतिरिक्त पड़ा हुआ है भाई, तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाए। निर्विवाद, निर्विवाद क्या होता है, बिना विवाद के। जैसे आपने निर्विरोध सब सुना, निर्विरोध भाई साहब जीत गए नेताजी, है भाई। अंकुर खड़े हुए आपके खिलाफ और आपने धमका दिया कि बेटा चुपचाप बैठ जा, जबकि उम्मीद थी इनकी जीतने की, लेकिन तुमने धमका दिया कि पूरी तेरा सब ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कोई सत्ता मेरी है। ये चुपचाप बैठ गए, एंड टाइम पर आप नाम वापस ले लिया। अब तुम्हारे खिलाफ तो कोई है ही नहीं, तो आपको बिना वोट पड़े आपका क्या हो गया, जीत गए। इसका मतलब निर्विरोध आपने जीत ले ली। उसके बाद क्या है आपका प्रोन्नत। भाई पास होते हो तो आगे बढ़ते नहीं बढ़ते हो, उन्नत करते हो तो आगे बढ़ना क्या होता है, प्रोन्नत होता है भाई। जब आप टीसी वगैरह काटोगे तो आगे क्लासों में दिखाना पड़ती है, एसआर बनाना पड़ता है। अनुकरण, पीछे पीछे बोलना। प्रतिहिंसा, प्रति का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। प्रति का मतलब क्या होता है, एक होता है। प्रति का मतलब क्या होता है बताइए, तो हिंसा के उल्टा प्रतिहिंसा। उसके बाद है दरअसल, तो दर का मतलब में होता है, तो क्या है, असल में हम ये कहना चाह रहे थे, या दरअसल आपने कह दिया तो एक ही बात है। उसका बाद विदेश है, क्या हुआ, विदेश का उल्टा, विदेश विलोम होता है देश का। अत्यधिक, ज्यादा चीजें, ठीक है। विषाद, बताइए विषाद क्या होता है, अरे विषाद नहीं पता तुम्हें, बताओ विषाद क्या होता है। सबने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, है पढ़ी है। तो जब आप देखते हो जब कोई खादड़ मिट्टी, बांगड़ मिट्टी, दो प्रकार की मिट्टी होती हैं, तो आपको पता है अपसेद विषाद खींच के लाती है, वहां पढ़ा होगा तुमने। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, हर रोज। तो हर रोज का मतलब क्या हुआ, प्रतिदिन आप कर सकते हो। मतलब चिरायु, भाई आयु है लेकिन कैसी है, चिरायु है। तो ये सबके अपने अपने क्या हैं, अर्थ हैं। यहां पर दूसरा पद क्या है, वे है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब समझते हो, अपवर्ती पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या से पहले की संख्या। 100 से पहले क्या है, तो 100 की पूर्ववर्ती, और 100 की अपवर्ती 101, 100। आगे देखो भाई, दिनों दिन रातों रात कानों कान, जहां संज्ञा का रिपीट हो जाए वो भी अव्यय भाव में जाएगा। पूर्व पद संज्ञा नदी का नाम है। मटोल टाल एक ही बात है, आपने बात को मटोल दिया, आपने बात को टाल दिया, एक ही बात है, इसलिए रिपीट कर दिया। टाल मटोल कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, मतलब दोनों का मतलब ये है कि आप एक्सक्यूज दे रहे हो। भाई हमसे जब पैसे ले गए थे तो बड़े आपने बहाने किए थे, और जब हमारा पैसा मांगने की बात आई तो आप हर बात को टाल मटोल कर देते हो कि कभी तबीयत खराब है, कभी ऐसा है कि सैलरी नहीं मिली, कभी ऐसा है बस कुछ दिनों की बात है, और थोड़ा दिन बाद कॉल उठाना ही बंद कर दी। यही तो टाल मटोल होता है। ठीक है, तो कि अव्यय भाव क्लियर हो गया। कल सबसे खतरनाक समास होगा तत्पुरुष, और उसके 4 भेद भी होंगे। ठीक है, तो रुको, मिलते हैं कल।